हेलो गाइस, आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इससे पहले मैंने बोहर्स एटॉमिक थ्योरी और बोहर पोस्टुलेट के बारे में बताया है, और ये टॉपिक आप जो है मेरे चैनल में जाकर देख लीजिएगा। अब जो है हम आज स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेन करने के लिए हमें उस ऑर्बिट की रेडियस, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी और एनर्जी डिफाइन करनी होगी। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम निकालना। तो हाइड्रोजन एटम किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन एटम जो है न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पर Ze इसका चार्ज मान लें, Ze चार्ज मान लें। हाइड्रोजन एटम है तो इसका मतलब है इसमें एक प्रोटॉन होगा, और यहाँ पर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और ये परमिटेड ऑर्बिट होगी इसकी। क्लियर है? और यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है? सेंटर से ये रेडियस हम कितनी ले लेते हैं, न्यूक्लियस से इसकी रेडियस कितनी है, r है। क्लियर है? एक इलेक्ट्रॉन क्लोज ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। बोहर का यही फर्स्ट पोस्टुलेट था। और जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करता है तो इसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? NH/2π के। तो ये सेकंड पोस्टुलेट हो गया। तो आप देखिए, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये रेडियस, और ये इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस का अराउंड मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अराउंड मूव कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। देखिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इफ मास, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, उसका मास कितना? m है, और किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और इसकी रेडियस कितनी? r है। तो यहाँ पर दो फोर्स कौन कौन से मैंने बताए हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² इक्वल टू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 Ze, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कितना दिया है? Ze, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? E है, और इनके बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस कितनी? r है। तो यहाँ r² आ जाएगा, यानी ये कूलम्ब्स फोर्स का फार्मूला लगा दिया। क्लियर है? और ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लगा दिया। दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर, यहाँ से ये r और r² में से एक पावर कैंसिल हो गई। तो mv² इक्वल टू 1/4πε0 Ze²/r। बाद में हम Z की जगह 1 पुट कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की स्टडी कर रहे हैं। अब देखिए, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या होगी? नाउ फर्दर, अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट, तो अकॉर्डिंग टू NH/2π, सेकंड पोस्टुलेट क्या है? mvr इक्वल टू NH/2π। ये सेकंड पोस्टुलेट है। तो ये इक्वेशन क्या होगी? सेकंड इक्वेशन होगी। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, उसके बाद रेडियस निकाल लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में यहाँ पर mv² है, ये ऐसे लिख दीजिए, mv² इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1/4πε0 Ze²/r। सेकेंड इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट mv इक्वल टू NH/2π, और ये r यहां पर कर दीजिए। तो ये इक्वेशन सेकंड इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो mv² ये ऐसे लिख दिया, इक्वल का साइन बनाया, पहले ये वाला टर्म लिखा 1/4πε0 Ze²/r, और फिर ये वाला टर्म लिख दिया NH/2πr। जो कैंसिल हो
जो भी कैंसिल हो उन्हें कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद जो वैल्यू बचे उससे लिख लीजिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड में v बचेगा और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एंड h लाइन। ये तो नीचे की वैल्यू आ गई। ऊपर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऊपर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ZE², ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी आ गई। अब यहां पर देखिए जो हमने वेलोसिटी निकाली है वो एक्चुअल में किस पर डिपेंड है? तो देखिए Z की वैल्यू 1 है क्योंकि हाइड्रोजन एटम ले रहे हैं, और E क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 2 कांस्टेंट वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.86 इंटू 10⁻11। H की वैल्यू कितनी है? प्लांक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34। तो बचा कौन? n है। तो ये इसका मतलब ये n जो है, वेलोसिटी जो है n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आ जाएगी v इनवर्सली प्रोपोर्शनल n के। क्लियर है ना? v क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल n के। और बाकी तो सभी इसमें कांस्टेंट है। अब अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें इसमें, यानी z की वैल्यू, e की वैल्यू, 2 की, एप्सिलॉन नॉट और h की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू z के लिए क्या है? हाइड्रोजन एटम है तो 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? 1। इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8.86 इंटू 10⁻11। और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6.6 इंटू 10⁻34। ये सभी वैल्यू इनमें पुट कर देंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो वैल्यू होगी 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? 1/n, ये n भी तो लिखेंगे। अब n की वैल्यू 1 पुट कर दें, यानी फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि कोई ना कोई तो ऑर्बिट होगी ना। तो पहली ऑर्बिट है तो 1 पुट कर देंगे, तो n की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो ये वेलोसिटी निकल आएगी। सेकंड ऑर्बिट में तो n की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 2 पुट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेकंड ऑर्बिट में और कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे यानी थर्ड ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट में जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट में जाते हैं वैसे वैसे वहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम होती जाती है। क्लियर है? अब देखिए रेडियस डिफाइन कर लेते हैं। तो रेडियस को डिफाइन करने के लिए v की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो नाउ z² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड h, ये वैल्यू v की जगह पुट कर देंगे। और ये r लिखा हुआ तो r ऐसे इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब देखिए ये वैल्यू v की वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दिया, तो देखिए यहां पर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब इससे क्या करेंगे? अब r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए ये r लिखा है, ऐसे लिख दीजिए। यहां पर Z² ये नीचे चला जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट एन और h यहां पर आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट n² h², क्योंकि NH ये और NH ये तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा पाई m और ZE²। तो r इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h² अपॉन पाई m ZE², और यहाँ पर ये n² लिख देंगे। तो ये r की वैल्यू आ गई। और यहाँ ध्यान दीजिए
ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट, एच की वैल्यू कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14, m इलेक्ट्रॉन का मास, z क्या है हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर और e क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये सभी कांस्टेंट वैल्यू हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यही वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, e की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट, h की वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो R इक्वल टू यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी 8.86 इंटू 10 की पावर -11, h की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और ये स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर अपॉन पाई की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और जेड की वैल्यू 1 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और ये स्क्वायर का साइन बना दीजिए और एन स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दीजिए। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आएगी R इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर। क्लियर है? ये पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसी को हम बोहर रेडियस कहते हैं। क्लियर है? अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें, अब हम इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर हम n की जगह 1 वैल्यू पुट कर दें तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 0.29 एंगस्ट्रॉम, यानी इसको हम कहेंगे फर्स्ट रेडियस ऑफ बोहर एटम और इसी को हम जो है बोहर रेडियस भी कहेंगे। क्लियर है? दूसरी बात यहाँ ये क्या था, n की वैल्यू हमने 1 पुट करी थी, अगर हम n की वैल्यू 2 पुट कर दें या 3 पुट कर दें, 4 पुट कर दें, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट कर दें तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यानी रेडियस किस पर डिपेंड कर रही, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। r किस पर डिपेंड कर रहा है, n पर डिपेंड कर रहा है, यानी r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर। क्लियर है? और n क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल नंबर है। अब यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, अगर 3 पुट करें तो 9 आ जाएगा। तो किस रेशियो में रेडियस इंक्रीज हो रही है, 1:4:9 के रेशियो में रेडियस इंक्रीज होगी। ये फार्मूला हो गया रेडियस का, ये वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ पर, और ये क्या है वेलोसिटी। अब अगले वीडियो में हम निकालेंगे इसकी एनर्जी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।